हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इंगेज्ड है और इंडिया एक इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल कंट्री में से एक है। देखो, एग्रीकल्चर और फार्मिंग में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा टर्म है और फार्मिंग एक पार्ट है एग्रीकल्चर का। तो अब हम फार्मिंग के टाइप्स देखने वाले हैं। सबसिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग, ये दो टाइप्स होते हैं। सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या है कि अगर कोई एक खेत है, ठीक है, छोटा सा है या बड़ा सा है, कुछ भी हो, ठीक है, वहां पर खेती हो रही है सिर्फ एक फैमिली के लिए। वो फैमिली अपना पूरा साल भर वो फसल को खाती है, ठीक है, उसको मार्केट में ले जाकर सेल नहीं किया जाता है, तो वो होता है सबसिस्टेंस फार्मिंग। और कमर्शियल फार्मिंग उसे बहुत बड़ी स्केल पे लेकर जाया जाता है, मतलब बहुत बड़ी स्केल पर खेती होती है और उसको मार्केट में ले जाकर सेल भी किया जाता है। अब सबसिस्टेंस फार्मिंग हमारी दो टाइप्स की होती है, पहली तो प्रिमिटिव और दूसरी इंटेंसिव। और कमर्शियल फार्मिंग में जो प्लांटेशन होता है वो भी इसका पार्ट होता है। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की बात करें तो इसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, क्योंकि जितने भी पहले फसल के बचे होते हैं उसको काट दिया जाता है और फिर उसको जला दिया जाता है और उसमें फिर दोबारा से नई फसलों का, नई क्रॉप्स की बीज लगा दी जाती है। ओके, और ये एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड पे होता है। मान लो बहुत बड़ा खेत है, ठीक है, तो पूरे भर में नहीं होगा, एक छोटा छोटा से टुकड़े में होगा, फिर दूसरे साल दूसरा छोटा सा टुकड़ा, वहां वहां पर ऐसे इसकी खेती होती है, ठीक है। और इसमें प्रिमिटिव टूल्स का यूज किया जाता है। इरिगेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता है, रेनफॉल पर ही डिपेंड होता है। अब इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग देखते हैं, तो इसमें बायोकेमिकल इनपुट्स का भी यूज किया जाता है। इरिगेशन सिस्टम भी काफी ज्यादा अच्छा होता है और बहुत छोटे से लैंड में ज्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश की जाती है। अब हम देखते हैं कमर्शियल फार्मिंग। तो कमर्शियल फार्मिंग बहुत लार्ज स्केल पर होती है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज होता है। HYV सीड्स, मतलब हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स का यूज होता है। इरिगेशन फैसिलिटीज भी बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं। फर्टिलाइजर टाइम टू टाइम दिया जाता है और प्लांटेशन एक टाइप है कमर्शियल फार्मिंग की। प्लांटेशन जैसे टी की होती है, कॉफी की होती है, वो। क्रॉपिंग पैटर्न में हम पढ़ने वाले हैं रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स और जैद क्रॉप्स के बारे में। तो सबसे पहले रबी क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं। इनकी सीड्स अक्टूबर से दिसंबर के बीच में लगाई जाती हैं। इन्हें हार्वेस्ट अप्रैल से जून के बीच में किया जाता है। इसका एग्जाम्पल व्हीट, बार्ली, मस्टर्ड, और इन्हें ज्यादातर पंजाब, हरियाणा, यूपी, जम्मू कश्मीर के साइड पे ग्रो किया जाता है। अब हम खरीफ क्रॉप्स पढ़ते हैं। तो खरीफ क्रॉप्स की जो सीड्स होती हैं वो मानसून में लगाई जाती हैं, मई जून के बीच में। इन्हें हार्वेस्ट सितंबर अक्टूबर के बीच में किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है पैडी, तूर, बाजरा, ज्वार, मूंग, उड़द, और इसे ग्रो किया जाता है पंजाब, हरियाणा, बिहार साइड में। अब हम जैद क्रॉप्स की बात करें तो खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स के बीच में जो गैप पड़ता है वहां पर उसकी सीड्स लगाई जाती है। एग्जाम्पल मार्च जून, ठीक है, मार्च और जून के बीच में कभी भी इनकी सीड्स लगा सकते हैं। इसका एग्जाम्पल वाटरमेलन, मस्क मिलन हो जाएगा। यूपी बिहार साइड पे ज्यादा अच्छे से ग्रो किए जाते हैं। अभी हम फूड क्रॉप्स और नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं राइस से। इंडिया राइस का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फर्स्ट पे है चाइना। राइस एक स्टेपल फूड है, ये खरीफ सीजन में अच्छे से ग्रो होती है। क्ले सॉइल में इसकी ग्रोथ ज्यादा अच्छी होती है। 25 डिग्री सेल्सियस के अबव ही टेम्परेचर चाहिए होता है और रेनफॉल इसे 100 सेंटीमीटर से ज्यादा की चाहिए होती है। मेजर रीजन इसके पंजाब, हरियाणा, यूपी है। अब यहाँ पे देखो तो रेनफॉल सेंटीमीटर या मीटर में मेजर किया जा रहा है। क्यों? तो आप मेरी ये शॉर्ट वीडियो देख लीजिए। आई नो कि मैं एनसीईआरटी से बाहर जा रही हूँ, लेकिन ये आपको जानना जरूरी है। रेन गोज नाम का एक डिवाइस होता है जिसे वहाँ पर रखा जाता है जहाँ पर कोई बिल्डिंग ना हो, पेड़ ना हो, ताकि एकदम जब बारिश हो तो पूरी बूंदें इसमें आए, और जहाँ तक वो बूंद आएगी जितनी सेंटीमीटर तक, उसको बाद में मेजर किया जाता है। अगर 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ है, मतलब कि 50 सेंटीमीटर की बारिश हुई हुई है। वीट एक सीरियल क्रॉप है, रबी सीजन की क्रॉप है। वेल ड्रेन सॉइल, ब्लैक सॉइल, क्ले, लोमी सॉइल में अच्छे से ग्रो हो जाती है। ग्रोथ के टाइम पे इसे 10 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है, लेकिन जब ये पक रही हो, राइप कर रही हो, तब 25 से 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है। 50 टू 75 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए होती है। मध्य प्रदेश, पंजाब, यूपी, हरियाणा अच्छे से वहां पर प्रोडक्शन होता है। पल्सेस की बात करें तो ये एक लेग्यूमिनस क्रॉप है और कल्टीवेशन सीजन कोई भी हो सकता है। ड्राई लाइट सॉइल ज्यादा अच्छे से उसमें ग्रो हो जाती है। 20 से 30 डिग्री सेल्सियस इसमें टेम्परेचर चाहिए होता है। 50 टू 75 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए होती है। मध्य प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र में अच्छे से प्रोडक्शन होता है पल्सेस का। और अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया खाने में भी नंबर 1 है पल्सेस में, और प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पे आती है। हम मिलेट्स पढ़ने वाले हैं और मेज। तो मिलेट्स में ज्वार, बाजरा, रागी आ जाती है। इनका कल्टीवेशन सीजन कोई भी हो सकता है। अब ज्वार की बात करें तो इसे सॉइल चाहिए ब्लैक सॉइल या फिर एलुवियल सॉइल। टेम्परेचर इसका होना चाहिए 26 डिग्री से
ज्यादा या उतना ही, और रेनफॉल इसकी 100 सेंटीमीटर से नीचे ही होनी चाहिए। मेजर रीजन इसके महाराष्ट्र, कर्नाटका और अरुणाचल प्रदेश है। बाजरा की बात करें तो बाजरा को सॉइल चाहिए सैंडी सॉइल या फिर ब्लैक सॉइल। इसको टेम्परेचर चाहिए 20 से 28 डिग्री सेल्सियस तक। रेनफॉल इसकी होनी चाहिए 40 से 75 टेम्परेचर सेंटीमीटर तक। और मेजर रीजन इसके राजस्थान, गुजरात, हरियाणा है। रागी की बात करें तो रागी सैंडी सॉइल, रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल में अच्छे से ग्रो हो जाती है। 18 से 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है। 60 टू 80 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए होती है। अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका, यूके, यूपी सब में अच्छे से ग्रो हो जाता है रागी। अब हम मेज के बारे में बात करते हैं। तो मेज एक फूड और फॉडर टाइप की क्रॉप है। इसका कल्टीवेशन सीजन खरीफ सीजन है। सॉइल इसको चाहिए ओल्ड एलुवियल सॉइल। टेम्परेचर इसको चाहिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तक। 50 टू 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए। यूपी, एमपी, एपी, कर्नाटका अच्छे से ग्रो हो जाता है। शुगर केन, इंडिया शुगर केन का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। फर्स्ट पे है ब्राजील और ये प्लांटेशन टाइप की क्रॉप है। इसका कल्टीवेशन सीजन एनुअल है। फर्टाइल वेल ड्रेन सॉइल चाहिए। 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चाहिए। 75 से 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए। यूपी, महाराष्ट्र, हरियाणा में ज्यादा अच्छे से ग्रो होते हैं। उनका प्रोडक्शन वहां पे ज्यादा अच्छे से होता है। ऑयल ऑयल सीड, वो सीड्स जिनसे बाद में ऑयल बनता है। तो कुछ होती है रबी, जैसे कि अनियन सीड, मस्टर्ड, ये सारी रबी सीजन की है। ग्राउंड नट और कैस्टर ये सारे खरीफ सीजन की हैं। सॉइल टाइप, अब वो किस टाइप की सीड है वो डिपेंड करेगा कि उसे सॉइल टाइप कैसी चाहिए, टेम्परेचर कितना चाहिए, रेनफॉल कितना चाहिए। ठीक है। ग्राउंड नट की बात करें तो ग्राउंड नट अच्छे से होती है गुजरात में, और अगर बाकी सब की बात करें तो फिर वो मध्य प्रदेश, बिहार में अच्छे से ग्रो हो जाती है। टी, इंडिया टी का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और टी एक टाइप की प्लांटेशन क्रॉप है। कल्टीवेशन सीजन इसका एनुअल होता है। और टी को चाहिए एकदम वेल फर्टाइल सॉइल जिसमें ह्यूमस ज्यादा हो। ठीक है। और इसको 10 से 30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चाहिए होता है। रेनफॉल इसे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा की चाहिए होती है। असम, त्रिपुरा, केरला अच्छे से वहां पर ग्रो होती है। कॉफी, इंडिया में एक ही टाइप की कॉफी की प्रोडक्शन होती है, अरेबिका, जो कि यमन की थी। ये भी एक प्लांटेशन क्रॉप है। एनुअल सीजन है इसका। वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल चाहिए होती है। और 23 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। 150 टू 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए होती है। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में अच्छे से ग्रोथ होती है कॉफी की। अब हम पढ़ने वाले हैं नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में जिसे हम खा नहीं सकते। फॉर एग्जांपल रबर, कॉटन, जूट। तो रबर एक प्लांटेशन क्रॉप है। रबी सीजन इसका कल्टीवेशन सीजन है। सॉइल टाइप इसको चाहिए मॉइस्ट और ह्यूमिड सॉइल। टेम्परेचर 25 डिग्री से ज्यादा का चाहिए। एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज्यादा की होनी चाहिए। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका मेजर रीजन है। कॉटन प्लांटेशन क्रॉप होती है और खरीफ सीजन की क्रॉप है। ब्लैक सॉइल में अच्छे से ग्रो होती है। हाई टेम्परेचर ही चाहिए और थोड़ी सी रेनफॉल चाहिए कॉटन को। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में अच्छे से प्रोडक्शन होता है। जूट, इसको गोल्डन फाइबर भी हम बोलते हैं। ये भी प्लांटेशन टाइप की क्रॉप है। खरीफ सीजन की क्रॉप है। वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल चाहिए। टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई चाहिए। 160 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए। और वेस्ट बंगाल, बिहार, असम में अच्छे से प्रोडक्शन होता है जूट का। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। इसमें इंडिया ने ऑर्गेनाइजेशन पर ज्यादा ध्यान दिया जब उसको इंडिपेंडेंस मिली। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म। तो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म में टेक्नोलॉजी पर इंडिया ने ज्यादा फोकस किया कि देखो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म पर फोकस करने के बाद फूड सिक्योरिटी अच्छी खासी मिल गई थी इंडिया को। उसके बाद जितनी भी टेक्नोलॉजी थी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर वो सब इंडिया में लाई गई, जैसे HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और इरिगेशन फैसिलिटीज का अच्छा होना। और उसके बाद हमें दो रेवोल्यूशन भी देखने को मिले, ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन को हम ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं और ग्रीन रेवोल्यूशन क्रॉप्स के लिए हुआ था और व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क के लिए हुआ था, ताकि इन दोनों का प्रोडक्शन बहुत अच्छे से बढ़े। और इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का। और भी बहुत सारी स्कीम्स निकली, बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए, जैसे कि ग्रामीण बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनना स्टार्ट हो गई जो फार्मर्स को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देती थी। और भी बहुत सारी स्कीम्स जो कि फार्मर्स के लिए बनाई गई, जैसे कि KCC और PAIS। ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी बना, MSP, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया जाता था कि इतना प्राइस होना चाहिए इस क्रॉप का, उससे कम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और फार्मर की मर्जी, वो ज्यादा बेचे तो ठीक है, लेकिन उससे कम के प्राइस में वो क्रॉप को नहीं बेचा जा सकता है। तो ये फार्मर की सपोर्ट पे बनाई गई थी। और स्पेशल वेदर बुलेटिन भी लगाए गए और टेलीविजन चैनल्स पर भी मौसम बताया जाने लगा। देखो फर्स्ट या सेकंड स्लाइड में हमने पढ़ा था कि इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल कंट्री है, राइट।
लेकिन इंडिया का जीडीपी जिस तरीके से होना चाहिए उतना नहीं है। मतलब कि बहुत लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इंगेज हैं, इतने लोग कि जितना जीडीपी उसको होना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। अगर मान लो एक खेत में लगने चाहिए थे 5 लोग लेकिन लगे हुए हैं 15 लोग। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके पास और कोई एक्टिविटीज ही नहीं है। तो गवर्नमेंट को ऐसे में क्या करना चाहिए, और भी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी चाहिए ताकि जॉब्स बढ़े, तो फिर लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट ना रहे।